देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। इसमें जो है 3 तरीके के मुख्य जो है कीट हैं। पहला है पत्ती खाने वाला जी, जो आंवले की पत्ती को खाता है जी। तो इसके लिए जो है 5 मिलीलीटर फास्फोमीडान प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसके बाद इसका छिड़काव करते हैं, तो पत्तियों में जो है विषाक्तता पैदा हो जाती है और फिर जो है कीड़ा इसको नहीं खाता है, और खाता है तो कीड़ा मर जाता है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इस किसान ने उगाया भारत का सबसे लंबा केला, लागत से 3 गुना ज्यादा मिल रहा है मुनाफा। यूपी के किसानों को गौ आधारित कृषि के लिए मिलेगा प्रशिक्षण, प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, पशुओं का इलाज करने अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। महाराष्ट्र सरकार ने की बड़ी पहल। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले एक किसान ने हाल ही में भारत के सबसे लंबे केले का उत्पादन करके सभी को हैरान कर दिया है। हैरानी की बात तो ये भी है कि ये केला दिखने में जितना लंबा है उतना ही स्वादिष्ट भी है। यही वजह है कि इस समय केवल भारत ही नहीं बल्कि बाहरी देशों से भी बड़वानी के इस किसान के पास केले की डिमांड आ रही है। दरअसल इस केले की लंबाई 14 इंच तक है। कृषि वैज्ञानिकों का इस बारे में कहना है कि उन्होंने भी पहली बार इतना बड़ा केला देखा है। तरुण कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यानिकी वैज्ञानिक DK जैन ने बताया कि उन्होंने कई किसानों के यहाँ पर निरीक्षण किया है। आमतौर पर 8 से 9 इंच तक का केला मिल जाता है, मगर 14 इंच का केला होना अपने आप में हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि किसान अरविंद जाट ने 6.25 एकड़ में केले की G9 प्रजाति की फसल लगाई है और अब वो इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए दावा भी करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में बड़वानी के इस केले ने खुद को इतना मशहूर कर लिया है कि रिलायंस कंपनी के कर्मचारी भी 10 टन केले को दिल्ली ले गए हैं। वहीं बीते गुरुवार को 12 टन केला इराक, ईरान भेजा गया है। किसान ने बताया कि फसल को तैयार करने में जो लागत आई उससे 3 गुना ज्यादा में फसल बिक रही है। अरविंद ने बताया कि वो केले की खेती पिछले 37 साल से कर रहे हैं। इससे अनुभव हो गया है कि फसल को किस तरह से खाद की कब, कैसी और कितनी जरूरत है। उनके द्वारा उगाए गए अधिकतर केले 12 इंच से 14 इंच के बीच पाए गए। वहीं एक केले का वजन 250 ग्राम से ज्यादा निकला है। भारत सरकार द्वारा लगातार खेती की लागत को कम करने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी में से एक प्रयास किसानों को जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देना भी है। अब इसी राह पर चलते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने के मकसद से वहां के किसानों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। ये प्रशिक्षण 24 मई से 9 जून तक राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान द्वारा रहमनखेड़ा में होगा। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके किसान अपने जिले में मास्टर ट्रेनर भी बन सकेंगे, जो अन्य किसानों को प्रशिक्षित करेंगे और गौ आधारित कृषि सिखाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार लगातार जैविक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती पर ध्यान दे रही है। इस दोनों तरह की खेती में गौमूत्र और गोबर की आवश्यकता होती है, जो हमारे किसान के पास आसानी से उपलब्ध होता है, और यही वजह भी है कि किसानों को गौ आधारित कृषि की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे खेती में कम लागत लगे और अधिक मुनाफा हो। खबर की माने तो किसानों को ये ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इन जिलों में लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, कानपुर, देवीपाटन, गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, मुरादाबाद, मेरठ और बरेली का नाम शामिल है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का इलाज कराना बेहद मुश्किल है। आज भी अगर कोई जानवर बीमार होता है तो ग्रामीण इलाकों में
पशु चिकित्सालय न होने की वजह से कई जानवर अपना दम तोड़ देते हैं और अगर कोई पशु चिकित्सालय है भी तो वो बहुत कम है और काफी दूरी पर होते हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने का मन बना लिया है। राज्य सरकार ऐसी 48 मोबाइल वैन की व्यवस्था करने जा रही है जिसमें कॉल सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध होगी ताकि पशुपालक सीधे अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बात कर सकें। खास तौर से इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड को फंड ट्रांसफर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों का इलाज एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन मोबाइल वैन के माध्यम से जानवरों के इलाज के लिए पशुपालकों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी पशुओं के लिए 406 मोबाइल पशु चिकित्सालय शुरू किए हैं और अब इसी राह पर चलते हुए महाराष्ट्र सरकार को भी इस काम की उपयोगिता समझ में आई है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से मोबाइल वैन और कॉल सेंटर के लिए फंड बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है। खबरों की माने तो कुछ ही दिनों में हर तालुका में एक मोबाइल वैन उपलब्ध होगी। इससे पशुओं का इलाज आसान हो जाएगा। मोबाइल वैन में उपचार के लिए सभी जरूरी उपकरण और दवाइयां उपलब्ध होंगी। प्रशासन के इस फैसले से किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने अब तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति के आगे किसी की भी नहीं चलती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की हसनगंज क्षेत्र में। यहाँ शनिवार को आए तूफान ने आम बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फल अभी परिपक्व होने की प्रक्रिया में ही थे कि इस बीच आए तूफान के चलते पेड़ों पर लगे फल नीचे गिरकर खराब हो गए। ऐसे में जो लाभ पके हुए आमों को मार्केट में बेचने से मिलता था वो अब किसानों को नहीं मिल सकेगा। बागवानों का कहना है कि तूफान में गिरे हुए आमों का या तो सूखा पाउडर, खटाई आदि ही बन सकती है, लेकिन इससे कोई भी मुनाफा नहीं होगा, जबकि लागत ज्यादा लगी है। महाराष्ट्र में अंगूर उत्पादक इस समय संकट में नजर आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण अंगूर की खरीद के लिए व्यापारियों का मंडी में न आना है। ऐसे में बाग में ही फल खराब हो जा रहे हैं। अंगूर उत्पादकों का ये कहना है कि व्यापारियों ने पहले अंगूर का भंडारण कर लिया था और इसीलिए वो अब किसानों से अंगूर नहीं खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि अंगूर उत्पादकों को ये उम्मीद थी कि अंतिम चरण में उन्हें अच्छे दाम मिल जाएंगे, लेकिन व्यापारियों के स्टॉक कर लेने की वजह से करीब 70 टन अंगूर सड़ने की कगार पर हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की पूसा स्थित कैंपस में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि किसी भी देश की प्रगति तभी होती है जब उसके प्रधान क्षेत्र में काम हो। भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में हमें इसी क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय देना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 4.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के तहत कवर किए जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से उम्मीद की जाती है कि वो और नई तकनीक सामने लेकर आएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। प्याज के गिरते दाम ने किसानों को आर्थिक रूप से तंग कर दिया है। दरअसल बाजार में किसानों को प्याज का दाम इतना कम मिल रहा है कि किसान अपनी ही फसल को बर्बाद करने पर उतारू हो गए हैं। ताजा मामला है जलगांव के किसान विष्णु इंगले का, जिन्होंने प्याज की खेती इस उम्मीद में की थी कि उन्हें इसका अच्छा दाम मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में प्याज की कीमत देखकर उनकी इस उम्मीद पर पानी फिर गया है और तंग आकर उन्होंने 4 एकड़ में तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक गन्ने के अधिक उत्पादन से परेशान है, जिसकी वजह से अब किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर अधिक उत्पादन से किसान परेशान क्यों हैं।
दरअसल गन्ने की ज्यादा उपज की वजह से किसान गन्ने को शुगर मिल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और ऐसे में गन्ना खराब होने के डर से गेवराई के किसान ने 2 एकड़ फसल जलाकर आत्महत्या कर ली। किसानों की इसी परेशानी को समझते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अन्य नेताओं ने किसानों से आत्महत्या न करने की अपील की है। साथ ही ये आदेश दिया है कि जब तक गन्ने की पेराई नहीं हो जाती है तब तक शुगर मिल बंद नहीं होंगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।